नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेटा देखा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, चक्रीय अभिक्रिया, अचक्रीय अभिक्रिया, और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं अंधकार अभिक्रिया। हमने चक्रीय अभिक्रिया तक चीज़ें देख ली थी और जो प्रकाश अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ थे, चक्रीय अभिक्रिया कहाँ चल रही हैं, अचक्रीय अभिक्रिया कहाँ चल रही है, तो ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब जो इसमें बनने वाले जो पदार्थ थे प्रकाश अभिक्रिया में, तो वो पदार्थ हमें अंधकार अभिक्रिया में किस प्रकार सहायता करेंगे आगे की अभिक्रिया को चलाने में। क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि जो पौधे हैं वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रकाश, तो कार्बन ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन बनेगा और बाहर निकल जाएगा। यह हमने देख लिया था कि जो अचक्रीय अभिक्रिया थी, प्रकाश की उपस्थिति में जो अचक्रीय अभिक्रिया हो रही थी, उसमें से ऑक्सीजन मुक्त हुई और बाहर निकाल दी पौधों ने। पौधे बाहर कहाँ से निकाल देंगे? स्टोमेटा से। जो पत्ती होती हैं वहाँ स्टोमेटा रहते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, वातावरण में आ रही थी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और प्रकाश है, इनको मिला के हम ग्लूकोज बना रहे थे। अभी तक हमने जो प्रकाश अभिक्रिया देखी उसमें कहीं पे भी ग्लूकोज का जिक्र नहीं हुआ, केवल वहाँ पे ऑक्सीजन निकली है। प्रकाश अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त हुई है, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं हुआ और अभी तक ग्लूकोज नहीं बना। अब हम देखेंगे अचक्रीय जो अंधकार अभिक्रिया है बेटा, तो आप दोनों चीज़ें अलग याद रखिए। जो प्रकाश अभिक्रिया थी उसमें केवल जल का विघटन होकर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। क्या होगा? जल का विघटन होगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। हमारे अभी मतलब कि एक ही चीज बाहर निकली है, जो है ऑक्सीजन। मतलब कि दूसरी चीज ये है कि हमें ग्लूकोज भी चाहिए। पौधे जो ग्लूकोज बनाते हैं वो भोजन के रूप में संचय करते हैं। जड़, पत्ती, तने और फूल, फल के अंदर ये भोजन संचय करके रखते हैं। तो हमें ग्लूकोज भी बनाना है, क्योंकि पौधों से ही हम अपना भोजन ले रहे हैं, तो ग्लूकोज भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज बनाने की पूरी अभिक्रिया कहाँ चलेगी? अंधकार अभिक्रिया में। याद रहेगा, प्रकाश अभिक्रिया से केवल ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, याद रहेगा। अंधकार अभिक्रिया से ग्लूकोज बनेगा, अंधकार अभिक्रिया से ग्लूकोज बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण की अंदर आएगी। ठीक है, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अंदर लेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज का निर्माण कहाँ? अंधकार अभिक्रिया में। ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ? प्रकाश अभिक्रिया में। ठीक है, अंधकार अभिक्रिया किसने समझाई थी? ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने। अंधकार से ब्लैकमैन को याद रखिए, ब्लैकमैन ही उनका नाम था साइंटिस्ट का। तो अंधकार, अगर भारत में होते ब्लैकमैन तो इनका नाम कल्लू हो जाता, ब्लैकमैन कल्लू हो जाता, लेकिन ये विदेश में थे तो इनको ब्लैकमैन बोल दिया। तो ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने अंधकार अभिक्रिया समझाई। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है तो बीच में खांसी और जुकाम जैसा आपको महसूस हो रहा होगा। मैं आपको फिर भी पढ़ा रहा हूं। ये जैसा कि मैंने बताया है, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और जल लेके हमने ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए ये चार चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखेंगे इमर्शन नाम के वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने एक प्रयोग किया। हमने जैसा कि आपको पहले बताया था लेक्चर में, आगे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पौधे जो हैं, जो अवशोषण और एक्शन स्पेक्ट्रम जो मैंने बताए थे, अवशोषण और एक्शन स्पेक्ट्रम जो मैंने बताया था, उसमें बताया था कि पौधे जो हैं, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से, उसका पूरा भाग अवशोषित करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा भाग अवशोषित नहीं करते हैं। पौधे एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। वो तरंगदैर्ध्य क्या होगी? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर बीच के तरंगदैर्ध्य होगी। उस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जो है पौधे अवशोषित कर रहे थे। अब इतने तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को पौधे अवशोषित कर रहे हैं, तो इसमें से भी कुछ ऐसा विशिष्ट प्रकाश होगा जिसको पौधे सबसे ज्यादा अवशोषित करना चाहेंगे, जिस पर उत्पादकता ज्यादा होगी। अवशोषण पौधे का 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का ये दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का रेंज है, एक सीमा है। दृश्य प्रकाश की ये सीमा है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, और इसमें से भी 680 से 700 पर पौधों में उत्पादकता सबसे अधिक होती है। इसी को बोला था एक्शन स्पेक्ट्रम। वह प्रकाश जिसको अवशोषित करके पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, उसको बोला एक्शन स्पेक्ट्रम। और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है कि हमने बात की थी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगा।
ठीक है, नैनोमीटर के बीच में। तो यही चीज को मैं आपको समझाने के लिए यहां पे ये थोड़ा सा बताया है पहले का कि इमर्शन नाम के साइंटिस्ट ने एक खोज की और इन्होंने इसको बोला रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और बोलेंगे इमर्शन एनहांसमेंट, इमर्शन बढ़ोतरी और इमर्शन घटोतरी, जो कि ड्रॉप का मतलब यहाँ पे बूंद से नहीं है, घटने से है। इमर्शन ने दो प्रयोग किए, जो अलग अलग प्रकाश को, पौधे को लाइट दी, अलग अलग प्रकार की लाइट दे के पौधे में देखा कि उत्पादन में क्या बढ़ोतरी हो रही है और क्या घटोतरी हो रही है। ये चीज इमर्सन ने पौधों में अलग अलग प्रकाश को देके देखा। अब यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, ये इस ग्राफ में ये दिखाया है कि जब प्रकाश को निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देते हैं, निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देते हैं, पौधे को निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दे रहे हैं, जैसे कि 680 से हम 700 नैनोमीटर के बीच का हम प्रकाश दे रहे हैं, इस पे बीच का इतना, ये इस तरंगदैर्घ्य का हम प्रकाश दे रहे हैं, और इसमें से फिर इसको हम प्रकाश की मात्रा को हम बढ़ा दें, उच्च, इससे उच्च तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने लग जाएं, विबग्योर, ये हमारे दृश्य प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड से आगे इंफ्रारेड, वायलेट से पीछे की तरफ अल्ट्रावायलेट। तो हम निम्न प्रकाश अगर दें, रेड में भी 680 से 700 वाला दे रहे हैं, निम्न प्रकाश दे रहे हैं, इसके बाद हम इंफ्रारेड वाला प्रकाश देना चालू कर दें, उच्च प्रकाश देना चालू कर दें, तो इसकी उत्पादन, जो पौधे की उत्पादन क्षमता, उसमें गिरावट आ जाती है, जो इसका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसकी दर कम हो जाती है। इन्होंने क्या बताया कि जब पौधे को लगातार निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया जा रहा है और अचानक से उसको उच्च तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देना चालू कर दिया जाए, तो उसकी उत्पादन क्षमता या उसकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। फिर इन्होंने बताया कि फिर इन्होंने देखा कि अगर हम उसको उच्च तरंगदैर्घ्य वाला, मतलब कि रेड से आगे इंफ्रारेड, उच्च तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश दे रहे हैं, उच्च तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश मान लीजिए दे रहे हैं, और अचानक से उसको निम्न तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश देना चालू कर दें उस पौधे को, तो क्या होगा, उसकी उत्पादन क्षमता में कोई गिरावट नहीं आएगी बल्कि बढ़ जाएगी। उत्पादन क्षमता, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। वही बात ग्राफ में बताया है कि फार रेड लाइट दी तो दर बढ़ गई, उत्पादन क्षमता बढ़ गया, पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ गई, पौधे का प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई। और यहां पे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती हुई हमें दिख रही है, इससे तो कम ही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब लिखित में हम देख लेते हैं। इमर्शन ने 2 प्रयोग किए थे। किसी पौधे को निम्न लाल प्रकाश 670 से 680 नैनोमीटर से उच्च लाल प्रकाश 700 नैनोमीटर, एक पौधा है जिसको 670 से 680 नैनोमीटर का प्रकाश दिया जा रहा है बेटा, और उसको 700 नैनोमीटर का प्रकाश अचानक से देना प्रारंभ कर दिया जाए, इसकी जगह इसको देना चालू कर दिया जाए अचानक से, तो क्या कर दिया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसी को इमर्शन लाल गिरावट कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से बन गया, क्वेश्चन अगर डिजाइन किया गया यहाँ से, इमर्शन लाल प्रभाव किसे कहते हैं, तो निम्न तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश को उच्च तरंगदैर्घ्य के लाल प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में जो गिरावट होती है उसी को इमर्शन लाल प्रभाव कहते हैं। यदि उच्च लाल प्रकाश मतलब कि यहाँ पे 700 नैनोमीटर वाला प्रकाश को, उच्च लाल प्रकाश के साथ साथ निम्न लाल प्रकाश जो कि 670 से 680 नैनोमीटर देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, इसको इमर्शन बढ़ोतरी कहते हैं, इमर्शन बढ़ोतरी प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। इमर्शन ने ये 2 प्रयोग किए थे कि जब निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पौधे को दिया, निम्न तरंगदैर्घ्य वाले लाल प्रकाश को फिर प्रतिस्थापित कर दिया उच्च तरंगदैर्घ्य वाले से, तो उसकी दर घट गई। लेकिन जब उच्च तरंगदैर्घ्य वाला लाल प्रकाश दिया जा रहा था, उसको अचानक से निम्न तरंगदैर्घ्य वाले से प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो उसकी दर बढ़ जाएगी। ठीक है।
अब अंधकार अभिक्रिया के बारे में बेटा देख लेते हैं। अंधकार अभिक्रिया, ये मैंने आपको बताया था कि अंधकार अभिक्रिया पौधे के जो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होगी, पौधे के स्ट्रोमा भाग में होगी। जो क्लोरोप्लास्ट के, जो मैंने आपके क्लोरोप्लास्ट, ये मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये सिक्के के ढेर जैसे नुमा संरचना, ये ग्रेना है, ये ग्रेना एक दूसरे से जुड़ी है, ये लैमेली है, ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, ये लैमेली है, जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़े हुए है, और ये एक बिस्किट जैसी, गोल बिस्किट जैसी, बटन जैसी या सिक्के के ढेर जैसी संरचना है। ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश अभिक्रिया है वो थैलेकॉइड में चल रही है, या फिर हम बोलें ग्रेना में चल रही है या ग्रेनम में चल रही है, तो एक ही बात रहेगी। लेकिन अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में चल रही है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का तरल भाग है। अंधकार अभिक्रिया कहाँ चल रही है? क्लोरोप्लास्ट के तरल भाग में अंधकार अभिक्रिया चल रही है। अंधकार अभिक्रिया की खोज किसने की थी बेटा? ब्लैकमैन ने। अंधकार अभिक्रिया की खोज किसने की थी? ब्लैकमैन ने। इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन या ताप रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ब्लैकमैन अभिक्रिया या ताप रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ताप रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये ताप के, इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। ताप रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश जो आ रहा है, तो प्रकाश किसको प्रभावित कर रहा है? प्रकाश केवल क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जो उस प्रकाश में पदार्थ बने ATP NADPH2, उससे जो रासायनिक पदार्थ बने, जो NADPH2 और ATP जो पदार्थ बने, इस ताप से, जो सूर्य के ताप से जो पदार्थ बने, उस रासायनिक अभिक्रिया में NATP और NADPH2 को प्रयुक्त किया गया। किसमें? ताप रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो पदार्थ बने, रासायनिक पदार्थ बने, उनको इसमें प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो अंधकार अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया, ताप अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाता है? ये अंधकार अभिक्रिया के ही तीनों नाम है। अंधकार अभिक्रिया बोल दीजिए, ब्लैकमैन अभिक्रिया या ताप रासायनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। यह है पौधे में पाए जाने वाले CO2 का 90% भाग। जो पौधे के अंदर जो CO2 का 90% भाग है, वो कहाँ से आ रहा है? ये वातावरण से। इसीलिए बोलते हैं कि पौधे वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। वातावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? कि जो वातावरण की CO2 है, जो वातावरण की दूषित गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अवशोषण कर लेते हैं। उस वातावरण की CO2 गंदी गैस को अवशोषित करके हमारे लिए एक अच्छा पदार्थ ग्लूकोज बना देते हैं। तो हमारे लिए पौधे बहुत लाभकारी, और ऑक्सीजन दे रहे हैं, CO2 वातावरण से ले रहे हैं, तो वातावरण का शुद्धिकरण कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 90% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले रहे हैं, तो 10% बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे होंगे? सवाल उठता है, बाकी बचा 10% कहाँ से ले रहे होंगे? तो बाकी बचा 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हमने बेटा पढ़ा था। अगर आपने मेरा प्रकाश संश्लेषण का लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था ग्लूकोज के टूटने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ग्लूकोज के टूटने पे जो हमने पौधों में श्वसन देखा था, उसमें ग्लूकोज टूटा था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी बाहर, उसको ये प्रयुक्त कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा है, पौधे दिन के समय भी श्वसन कर रहे हैं और रात में भी श्वसन कर रहे हैं, हमेशा श्वसन करते हैं। इंसान या पौधे श्वसन कब करते हैं? हमेशा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे कब करेंगे? केवल प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश कब होता है? दिन में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है, वो तो दिन में हो रही है। जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में बन रहा होगा, वो भी 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कहाँ से होगा? पौधे में 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो श्वसन से प्राप्त होगा, और 90% वातावरण से ले रहे हैं। लेकिन रात्रि में हम देखते हैं, घर वाले बोलते हैं, परिवार में बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? वो, उनको साइंस का नॉलेज नहीं होता। वो कहते हैं कि भूत आ जाता है या कुछ हो जाता है ऐसा, कि उससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पेड़ के नीचे रात्रि में ज़्यादा हो जाएगी, तापमान नीचे ज़्यादा रहेगा। आपने ये चीज़ आप बड़े बूढ़े लोगों से सुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लें। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। बाहर कहाँ से? स्टोमेटा से बाहर निकाल देंगे।
ठीक है, 90% कार्बन कहां से? वातावरण से, और 10% कहां से? श्वसन से। ठीक, इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया द्वारा बने अपचायक पदार्थ NaDH2 और ATP का उपयोग करके CO2 का स्थिरीकरण या अपचयन कर दिया जाता है। CO2 का अपचयन कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पे CO2 के अपचयन के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि CO2 का अगर मैं अपचयन करूं NaDH2 से CO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दूं तो यहाँ पे C6H12O6 बन जाएगा बेटा। और ये सूत्र आपको पता है ग्लूकोज का है। अगर कार्बन को निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन मिल जाए तो ये ग्लूकोज बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन कहां से मिलेगी? NADPH2 से। कहां से मिलेगी? NADPH2 से मिलेगी। और इसमें जो ऊर्जा लगेगी वो ATP दे देगा। इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा लगेगी वो ATP दे देगा। इसी को बोला इस अभिक्रिया में, प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2 एवं ATP का उपयोग CO2 के स्थिरीकरण में या अपचयन में किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अंधकार अभिक्रिया में 3 प्रकार की अंधकार अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। तीन प्रकार की अंधकार अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। 1 कैल्विन चक्र, 2 हैचेंसलेक चक्र, 3 कैम चक्र। जो कैल्विन चक्र है ये एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उनके नाम पे है, या फिर इसी को हम बोलते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कैल्विन चक्र में पहला जो पदार्थ स्थायी पदार्थ बनेगा, पहला कैल्विन चक्र में पहला स्थायी पदार्थ बनेगा, उसको हमने उसी के आधार पे ये बनेगा PGA। PGA क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कैल्विन चक्र के अंदर पहला स्थायी पदार्थ क्या बनेगा बेटा? PGA। इसको क्या बोला? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला होता है, ये पदार्थ 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए हमने बोला C3 साइकिल। फिर हैच-एन-स्लैक साइकिल या C4 साइकिल। C4 साइकिल का नाम C4 साइकिल इसलिए दिया गया, इसमें जो पहला स्थायी पदार्थ बनेगा बेटा वो 4 कार्बन वाला होगा। कितने कार्बन वाला होगा? 4 कार्बन वाला होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। ठीक, तो यहां से आपको यह चीज समझ में आ गई। कैल्विन ने C3 साइकिल दी, मेल्विन कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने C3 साइकिल दी और इसका नाम C3 इसलिए रखा गया क्योंकि जो पहला पदार्थ बना इसमें स्थायी पदार्थ, पहला स्थायी पदार्थ जो C3 में बना उसको बोला हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला है इसीलिए C3 बोला। और C4 को हैच-एन-स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, खोज की, और इस चक्र में जो पहला पदार्थ बना वो 4 कार्बन वाला था, उसको बोला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? इनको C3 और C4 क्यों बोला, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े। कैम चक्र। कैम चक्र को बोलते हैं क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र जो है ये मासल पत्ती वाले पौधों में पाया जाता है, जैसे नागफनी, ग्वारपाठा, इनमें पाया जाएगा, जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जल की कमी वाले इलाके में जो पौधे पाए जाते हैं वो जल की हानि से बचने के लिए अपनी पत्तियों को मासल कर लेते हैं, तो उनके अंदर ये चक्र चलता है और इनको हम विस्तृत रूप से तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं कैल्विन चक्र के बारे में। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही आसान सी अभिक्रिया है कैल्विन चक्र। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है, बाकी आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। 1 ये पद, 2 पद, 3 पद। पहला कैल्विन चक्र को C3 चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला स्थायी पदार्थ PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण कहां होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होता है। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि पहला स्थायी केल्विन साइकिल में पहला स्थायी पदार्थ क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ग्लूकोज का निर्माण किससे होगा केल्विन चक्र में? ग्लूकोज का निर्माण किससे होगा केल्विन चक्र में? ग्लूकोज का निर्माण ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होगा। किससे होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होगा। ये याद हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होगा। ग्लूकोज अगर पूछ लिया गया केल्विन चक्र में ग्लूकोज का निर्माण किससे होगा, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से होगा। केल्विन चक्र में बनने वाला पहला स्थायी पदार्थ क्या है, तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। 2 चीज याद हो गई। तीसरा, केल्विन चक्र में RuBP रेबुलोज बाइफॉस्फेट नाम का 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एक पदार्थ है। रेबुलोज बाइफॉस्फेट वाला 5 कार्बन वाला एक पदार्थ है। ये केल्विन चक्र एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए एक ग्लूकोज के अणु में C6H12O6 है। तो एक ग्लूकोज के अणु में कितने कार्बन बेटा? आप बोलोगे 6 कार्बन। तो ये चक्र भी कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। ये RuBP, जो RuBP आपको दिख रहा है 5 कार्बन वाला अणु है, ये हर बार एक अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा और PgA के 2 अणु में बदलेगा। फिर इस तरीके से 2 अणु इसके बनेंगे एक चक्र में और फिर वापस से RuBP बन जाएगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ रहा है RuBP जब कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेके अपने साथ जोड़ रहा है, तो यहां पे एक एंजाइम कार्य करता है। रूबिस्को एंजाइम कार्य करेगा। कहां पे कार्य करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP से जोड़ने में। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP से जोड़ने में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो रूबिस्को इसका नाम है रूबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिलोज बाइफॉस्फेट रूबिलोज बिस कार्बोऑक्सीजनेज ऑक्सीलेज। ये मतलब कि कार्बो ऑक्सीजनेशन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। यह एंजाइम दोनों काम करेगा, कार्बो ऑक्सीडेशन भी करेगा और ऑक्सीडेशन भी करेगा। रूबिलोज बिसफॉस्फेट रूबिलोज बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यह एंजाइम दोनों कार्य करेगा, कार्बो ऑक्सीडेशन भी करेगा और ऑक्सीडेशन भी करेगा। याद रहेगा, यह एंजाइम कहां पे कार्य करेगा? जब RuBP के एक अणु से एक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से जुड़ेगी। यह चक्र 6 बार चलेगा, इसीलिए हर जगह हमने पहले ही 6 लिख दिया है। 6 हर जगह लिख दिया गया है। ये 2 अणु बनेंगे एक चक्र में, ये एक चक्र में 2 अणु बनेंगे, इसीलिए 12 कर दिया है पहले से ही। तो ये ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन होते हैं। तो हर बार RuBP का एक RuBP एक केमिकल, एक रासायनिक पदार्थ है जो 5 कार्बन वाला है RuBP। और RuBP से कार्बन को जोड़ने के लिए रूबिलोज बिस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बिसफॉस्फेट रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नाम का एक एंजाइम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को जोड़ देगा। मैं बताऊंगा आगे कि ऑक्सीजन को जब जोड़ेगा तो पौधे को क्या नुकसान होगा। अभी हमें ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ लिया, RuBP से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दिया और ये पहला स्थायी पदार्थ क्या बना? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि RuBP से कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने में कौन सा एंजाइम सहायक है? रूबिस्को। ठीक, जब RuBP से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो कौन सा स्थायी पदार्थ बनता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लूकोज का निर्माण कहां होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से।
और इसके बाद RUVP वापस पुनः RUVP में बदल जाता है। चक्रीय अभिक्रिया है, जहां से प्रारंभ हुई वहां पे आना है ताकि ये वापस से एक और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़े। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को RUVP जोड़ता है तो कितने बनेंगे PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने बनेंगे एक बार में? 2। ये भी एक बार में 2। अगर ये 6 बार चलेगी तो 12 हो जाएंगे, 6 बार चलेगी तो 12 हो जाएंगे। यहां पे ATP का बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहां पे 9 ATP बनेंगे, यहां पे 9 ATP बनेंगे तो 6 बार जो चक्र चलेगा उसमें 18 ATP 12 NAD, तो ये 18 ATP लगेंगे और 12 NADH2 उपयुक्त होंगे, यहां पे उपयोग होंगे। ठीक है, तो केल्विन चक्र के जो 6 बार चलेगा, 6 बार केल्विन चक्र चलेगा, 6 बार केल्विन चक्र चलेगा, उसमें 18 ATP लगेंगे और 12 NADH2 लगेंगे। याद रहेगा, सिंपल सा है, आपको ये चीज याद रखनी है कि RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन जोड़ रहा है? रूबिस्को। रूबिस्को RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के क्या बना रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि पहला स्थायी पदार्थ है। आपको दिख रहा है 3 कार्बन वाला है। RUBP कितने कार्बन वाला है? क्वेश्चन पूछ लिया गया। RUBP 5 कार्बन वाला है। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के 3 कार्बन वाला बनाएगा, 3 कार्बन वाला स्थायी पदार्थ, क्योंकि RUBP के पास 5 है, 1 कार्बन इसने जोड़ लिया, 6 हो गए, तो ये 2 अणु एक बार में बनाएगा ऐसे PGA के। जब कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से जोड़ रहे हैं तो यहां पे कार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन हो गया, तो RUBP से कार्बन का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन हो गया, ये बन गया। ये क्या है? अम्ल है, एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एल्डिहाइड में बदल रहा है। अम्ल जब भी एल्डिहाइड में बदलेंगे तो उसका अपचयन होगा। हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, अम्ल एल्डिहाइड में बदलते हैं तो अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। और ये अपचयन अभिक्रिया वापस से, अपचयन अभिक्रिया के बाद ये जो बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बन रहा है, ये वापस से RUBP में बन रहा है, ये वापस से RUBP में बन रहा है, तो यहां पे बोलेंगे पुनः निर्माण अभिक्रिया। तो ये 3 अभिक्रिया के मुख्य पद हैं। तो केल्विन चक्र अभिक्रिया के मुख्य 3 पद कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनर्निर्माण। एक चक्र में कितने कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है RUBP? 1। ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए कितने केल्विन चक्र चलेंगे? 6। ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए कितने ATP लगेंगे? 18। ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए केल्विन चक्र में कितने NADPH2 लगेंगे? कितने NADPH2 लगेंगे? 12। ठीक है, याद रहेगा, ग्लूकोज के एक अणु को बनाने में कितने NADPH2? 12। कितने ATP? 18 लगेंगे। अगर इसी चीज को मैं ऐसे पूछ लूं, ग्लूकोज के निर्माण में चलने वाली केल्विन चक्र के 3 पद में चली, पहला दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, 3 पद में चले तो कितने यहां पे ATP हो जाएंगे? तो 3 पद में, तो एक पद में 3 ATP लग रहे होंगे, एक पद में 3 ATP लग रहे हैं, 2 इधर लगेंगे, एक इधर लगेगा, तो 3 एक पद में। केल्विन चक्र के एक पद में, ये केल्विन चक्र के 6 पद में 18 ATP और 6 पद में 12 NADH2, तो एक पद में केल्विन चक्र के कितने ATP? 3 ATP लगेंगे। और 12 अगर 6 पद में है तो एक पद में 2 NADPH2। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा, केल्विन चक्र के 6 पद में 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH2। केल्विन चक्र के एक पद में 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH2। 6 में लगेंगे तो इसको गुणा कर लेंगे ना 6 से, जितने से पूछे उतने से गुणा कर लो। एक का याद रखो, अगर एक चक्र में केल्विन के एक चक्र में 3 लग रहे हैं तो 6 में, 4 में, 10 में पूछे वो आप बता सकते हो। एक केल्विन चक्र के, और ये एक ग्लूकोज के अणु के लिए कितनी बार चलेगी? 6 बार। बात क्लियर है? ग्लूकोज का निर्माण कहां होगा?
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे ग्लूकोज का निर्माण होगा, पहला स्थायी पदार्थ जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, आरयूबीपी पुनः निर्माण होगा। आरयूबीपी जो है 5 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये भी 3 कार्बन का है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये भी 3 कार्बन का है। आरयूबीपी से CO2 को जुड़ने के लिए जो एंजाइम उपयोग में आता है उसको रुबिस्को बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आपका कोई क्वेश्चन केल्विन साइकिल से गलत नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब जो मैंने आपको इतना बोल बोल के चक्र में समझाया वो सब यहां लिखित में है। ठीक, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, केल्विन चक्र के मुख्य 3 पद है। कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु को 5 कार्बन वाले आरयूबीपी द्वारा ग्रहण करके 3 कार्बन युक्त पदार्थ के 2 अणुओं में बदल दिया जाता है। पांच कार्बन वाले पदार्थ से कार्बन को लेके 3 कार्बन वाले 2 अणुओं में बदल दिया जाता है, क्योंकि 5 ये हो गए, एक ये हो गया, कुल मिला के 6 हो गए, तो ये 6 अणु, तो ये 2 बनेंगे, एक बार में 2 अणुओं में बदल दिया जाता है। वही लिखा है कार्बोक्सिलेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु को 5 कार्बन वाले आरयूबीपी द्वारा ग्रहण करके 3 कार्बन युक्त पदार्थ के 2 अणुओं में बदल दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इस अभिक्रिया में आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज रुबिस्को एंजाइम कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम का उपयोग होता है। यह एंजाइम दोनों कार्य करता है, कार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीडेशन। ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन दोनों करता है। कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन ये दोनों कार्य करेगा, ऑक्सीकरण भी कराएगा और कार्बोक्सिलेशन भी कराएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आरयूबीपी के 6 अणु लगेंगे, ये 6 बार चलेगा, 6 CO2 को लेगा। आरयूबीपी 5 कार्बन वाला है, आरयूबीपी क्या 5 कार्बन वाला है, 6 बार चलेगा, 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बोक्सिलेशन होगा, रुबिस्को एंजाइम लगेगा और 12 ये बनेंगे 6 बार में। तो यही अभिक्रिया यहाँ जो चल रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की अभिक्रिया को दिखा दिया उस तरीके से। ये 12 बन रहे हैं, 6 बार में, एक बार में 2, तो 6 बार में 12, वही यहाँ पे दिखाया है। ये यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, कार्बोक्सिलीकरण पहला पद हो रहा है, एंजाइम यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ये यहाँ से भी याद कर सकते हो। दूसरा पद अपचयन था। इस अभिक्रिया में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। एक बार में 2 अणु, यहाँ पे भी एक बार में 2 अणु बनेंगे, तो ये 6 बार चलेगी तो 12 अणु हो गए। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।